नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। कैलेंडर वर्ष 2023 का शुभारंभ हो चुका है। तमाम वर्षों की तरह 2022 भी खट्टी मीठी यादों के साथ बीत चुका है। 2022 जहां एक और कई उपलब्धियों के लिए गिना जाएगा, दूसरी ओर जाते जाते कुछ ऐसी कड़वी यादें भी 2022 हमको दे गया जो शायद ही हम कभी भूल पाए। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का देहावसान हो गया और इसी दिन भारत के एक उभरते हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत यह रही कि उनकी जान बच गई। अभी उनका इलाज चल रहा है और जल्द ही वो स्वस्थ होकर वापस क्रिकेट की पिच पर लौटेंगे। अगर बात करें 2022 के राजनीतिक परिदृश्य की, तो 2022 में राजनीतिक रूप से बहुत ही उथल पुथल वाला साल रहा और राजनीतिक रूप से 2022 बहुत महत्वपूर्ण भी रहा। 2022 के मार्च महीने में 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। इन राज्यों में से भाजपा को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश की जीत इसलिए भी मायने रखती थी क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि जो भी पार्टी सत्ता में रही वो दोबारा सत्ता में नहीं आई, लेकिन इस मिथक को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने तोड़ा और वो दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्तासीन हुए। 2022 के इन विधानसभा चुनाव में एक और बड़ा उलटफेर हुआ और जो कि पंजाब में हुआ। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी अभी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। 2012-13 में ही अन्ना आंदोलन से निकली हुई यह पार्टी आज पंजाब में एक बड़े बहुमत के साथ राज कर रही है। यहां पर पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उससे पहले अकाली दल और भाजपा की सरकार थी। आम आदमी पार्टी का उभार इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि आम आदमी पार्टी का अभी कोई बहुत ही पुराना संगठन नहीं है। 2010-11 के अन्ना आंदोलन से यह पार्टी निकली और उसके बाद दिल्ली में लगातार इस पार्टी ने चुनाव जीता और पंजाब में तो इन्होंने इतिहास ही रच दिया। यहां पर भी वो आज सत्ता में है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ दिल्ली नगर निगम का भी चुनाव हुआ और लगातार 17 वर्षों से भाजपा के राज को यहां भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बड़ी चुनौती दी। हालांकि भाजपा बहुत पीछे नहीं रही, फिर भी भाजपा के हाथ से सत्ता चली गई। पहली बार नगर निगम, जो 3 नगर निगम थे दिल्ली में, वो एकीकृत होकर के एक नगर निगम कर दिए गए थे और इसमें 250 सीट पे चुनाव हुआ था। 250 पार्षदों के इस निगम में आम आदमी पार्टी ने 134 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा ने 104। अभी यहां नगर निगम के मेयर पद का चुनाव बाकी है। 2022 में ही अभी इसी महीने में 8 दिसंबर को नतीजे आए हैं। कई चरणों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए। गुजरात में जहां 182 में से 156 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 7वीं बार सरकार बनाई, वहीं हिमाचल में पार्टी को कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। अब बात हम अगर साल 2023 के राजनीतिक परिदृश्य की करें तो यह साल 2022 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है।
वजह उसकी यह है कि 2023 में देश के कुल 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि इसके ठीक 10 से 12 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, यानी देश में आम चुनाव हो जाएंगे जो कि केंद्र की सत्ता को तय करते हैं। और इन 9 राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें पार्टियों की जीत हार से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मूड का पता चलेगा। हालांकि विधानसभा के चुनाव के नतीजों से लोकसभा चुनाव पर असर पड़े यह जरूरी नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक पंडित इन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल मान रहे हैं। अब अगर एक एक राज्यों के राजनीतिक परिदृश्य पे या वहां के विधानसभा चुनाव में के ऊपर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब अगर यहां के विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां 230 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें 2018 में जब चुनाव हुए थे तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 116 का जो जादुई आंकड़ा है वो कोई नहीं छू पाई थी। यहां पे मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यही राजनीतिक दल हैं। कभी इनके पास सत्ता रहती है, कभी उनके पास, कभी भाजपा सत्ता में रहती है, कभी कांग्रेस। और 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें उससे पहले 3 बार लगातार भाजपा वहां पे सत्ता में थी और उस 3 बार के सत्ता को चुनौती देकर के हटाया कांग्रेस ने और 114 सीटों के साथ वहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। भाजपा वहां बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जादुई आंकड़े से पीछे रह गई। 109 सीट उन्होंने जीती थी। अब वहां पे कमलनाथ मुख्यमंत्री बने क्योंकि अन्य कुछ छोटे दलों ने और निर्दलीयों ने उनको समर्थन दे दिया। लेकिन एक बार फिर वहां पर राजनीतिक फेरबदल हुआ। करीब 1.5-2 साल बाद ही जो कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो वर्तमान में केंद्र सरकार में नागरिक विमानन मंत्री हैं, वो कांग्रेस से रुष्ट हो गए, कांग्रेस नेतृत्व से रुष्ट हो गए और उनके समर्थक करीब 24 विधायकों ने बगावत कर दी। बगावत का नतीजा यह रहा कि राजनीतिक गुणागणित साधने में माहिर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रबंधक ऑपरेशन लोटस चलाए और कमलनाथ की सरकार को हटाकर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान वहां पर चौथी बार मुख्यमंत्री बने। अब यहां का विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म होगा 2023 में। अब यहां इस बार यह देखना होगा कि कमलनाथ, जो कि इस समय मध्य प्रदेश की कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, वो दोबारा पार्टी को सत्ता में ला पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। इसी तरह अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक राजनीतिक रूप से ऐसा राज्य रहा है जिसमें लगातार किसी की सरकार नहीं रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 2 बार लगातार सरकार बनाई, लेकिन 2018 में उनको बड़ी चुनौती मिली कांग्रेस से और कांग्रेस के अशोक गहलोत दोबारा वहां पे मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस वहां 200 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें कांग्रेस ने 100 सीटें जीती। हालांकि बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए होता है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 73 पर अटक गई, जो कि उससे पूर्व के इलेक्शन में बम्पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। 168 सीट मिली थी उनको, लेकिन वो 73 सीट पे आके रुक गए और अशोक गहलोत वहां पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वहां शपथ ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में जब से वहां कांग्रेस की सरकार बनी, तभी से उस सरकार में रस्साकसी चल रही है। सचिन पायलट
जो उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी समझते थे। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत बहुत पुराने नेता हैं, राजनीतिक गुणागणित में बहुत ही माहिर हैं और हमेशा से ही कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में राजस्थान में माने जाते हैं, इसलिए हाईकमान को उनका दावा सटीक लगा और उन्होंने अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाना उचित समझा। लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस की सत्ता वहां पे डावाडोल रही। एक बार तो बड़ी बगावत हुई जब सचिन पायलट खेमे के विधायक बाहर चले गए और वहां पे ऐसा लग रहा था कि इस बार राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिर जाएगी, लेकिन फिर ऐसा प्रबंधन कुछ कांग्रेस के लोगों ने किया कि कायम रही राजस्थान में। अब बात अगर करते हैं कर्नाटक की, तो दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। हालांकि 2018 में भी पार्टी को यहां पे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई थी। लेकिन वहां पे जब जेडीएस, जो वहां का क्षेत्रीय दल है, जनता दल सेकुलर, जिसके नेता पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब है, उनके बेटे कुमारस्वामी और कांग्रेस ने मिल करके वहां पे सत्ता चलाई। लेकिन फिर वही हुआ कि कुछ दिन बाद ही जो सत्ता का एक सुख होता है, उसको पाने के लिए जो जोड़ तोड़ होने लगता है, उस चक्कर में कांग्रेस की और जेडीएस की जो मिली जुली सरकार थी वो गिर गई और वहां बीएस येदियुरप्पा, जो एक बड़े नेता माने जाते हैं कर्नाटक के और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उन्होंने फिर वहां पे मुख्यमंत्री पद संभाला और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हालांकि अभी पिछले साल ही उनको हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने बसवराज बोम्मई को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब अगर कर्नाटक की स्थिति को देखें तो वहां पे समुदाय की राजनीति है। वहां दो समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक है लिंगायत समुदाय, एक वोक्कालिंगा समुदाय। लिंगायत समुदाय वहां का सबसे मजबूत समुदाय माना जाता है और उसके बहुत सारे मठ और मंदिर हैं। कहा जाता है कि कर्नाटक की राजनीति इन्हीं मठ और मंदिरों द्वारा ही संचालित होती है, यानी कि कर्नाटक के लिंगायत समुदाय के जो मठ और मंदिर हैं, यदि वो चाह लेते हैं तो वहां सरकार बन जाती है। और बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। करीब 75 से 100 सीटों पर इस लिंगायत समुदाय का बहुत ही बड़ा वर्चस्व है और जो भी पार्टी इस समुदाय को साध लेती है वो वहां सरकार बना लेती है, ऐसा कहा जाता है। अब 2023 में इकलौता जो दक्षिण का राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार कायम रख पाती है या वहां पे उनको कहीं गुटबाजी का नुकसान होता है, देखने वाली बात यह होगी। क्योंकि येदियुरप्पा भी एक बड़े नेता वहां हैं और वो भी मुख्यमंत्री पद की चाहत रखते हैं। हालांकि वो तो ऊपर से यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वो पूरा करेंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा राज्य था 2018 में जहां 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात, उन्होंने फ्री चावल बांटने की जो एक योजना चलाई थी, उसका उनको काफी लाभ भी मिला था और वो वहां चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए थे। और रमन सिंह एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं, काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। लगातार उन्होंने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत दिलाई। लेकिन 2018 में कांग्रेस की ऐसी आंधी चली जिसमें रमन सिंह की सत्ता उखड़ गई। 90 सीटें हैं वहां पर। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से कांग्रेस ने 68 पर विजय प्राप्त की और 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि यहां हम सत्ता में वापस लौटेंगे
और उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक था, एक पॉलिटिकल सेटबैक था। रमन सिंह अब भी वहां पे सर्वमान्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। राजस्थान की एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, राजस्थान में कांग्रेस में अगर गुटबाजी है, यानी कि सचिन पायलट खेमा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा अगर बटा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस खेमेबाजी से अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वहां पर, जैसे वहां मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे सिंधिया रही भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनका काफी विरोध है वहां पर। जो वर्तमान में भाजपा के वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, उनमें और वसुंधरा राजे सिंधिया में 36 का आंकड़ा है और वहां भाजपा भी गुटों में बटी हुई है। कहा तो यहां तक गया, जब 2018 के परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तो कहा तो यहां तक गया कि यह भाजपा की नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया की हार है। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में लोग यही कहते हैं कि वो काफी एरोगेंट हैं और नीचे तबके के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, उनसे तालमेल उनका अच्छा नहीं है और इसीलिए उनको चुनाव में हार मिली। यहां यही इसीलिए कहा गया कि यह भाजपा की हार नहीं, यह वसुंधरा राजे की हार है। अब बात एक और महत्वपूर्ण राज्य की करते हैं, दक्षिण के ही राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य 2013 में अस्तित्व में आया और 2013 से ही वहां के चंद्रशेखर राव, उनकी तेलंगाना राष्ट्र समिति उस समय से ही सत्ता में है। वो एकमेव नेता वहां पे हैं, उनको चुनौती देना बहुत कठिन माना जाता है। हालांकि कांग्रेस वहां पहले अच्छा प्रदर्शन करती रही है। जब वो एक में राज्य था आंध्र प्रदेश, तो वहां कांग्रेस का ही राज था। कांग्रेस के वाई राजशेखर रेड्डी वहां पे मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब वो राज्य अलग हुआ तो उनके बेटे वाई राजशेखर रेड्डी के बेटे वहां पे अपनी पार्टी उन्होंने अलग बना ली और वो इस समय वहां जो शेष आंध्र है उसके वो मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना की बात करें तो 2013 में जब से इसका उदय हुआ, के चंद्रशेखर राव ने ही तेलंगाना राज्य की अलग मांग पे काफी जो है आंदोलन किए थे और तभी से वो वहां चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के इस राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत की है। तेलंगाना में भाजपा का संगठन काफी मजबूत हुआ है और जिसका उदाहरण भी देखने को मिलता है भाजपा के नेताओं की, बड़े नेताओं की, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे सीएम यहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अन्य नेता हो, उनके सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ती है। तो तेलंगाना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है और वहां पे उन्होंने अपने संगठन को खड़ा किया है, काफी मजबूती से खड़ा किया है। और तेलंगाना के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि अब भारत राष्ट्र समिति हो चुकी है, के चंद्रशेखर राव ने अपने पार्टी को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए उसका नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया है और वो उसको अखिल भारतीय पार्टी बनाना चाहते हैं। इसलिए देखा जाए तो इस बार तेलंगाना के विधानसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो साउथ ईस्ट, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो ये राज्य हैं, उनमें कुछ में भाजपा भी है। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है। त्रिपुरा में 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वर्षों के शासन को उखाड़ फेंका था और विप्लव देव वहां के मुख्यमंत्री बने थे। युवा थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन वहां भी भाजपा ने मुख्यमंत्री बदल दिया और अभी पिछले कुछ समय पहले ही उन्होंने वहां माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया है। अब देखना यह होगा कि यह दांव भाजपा के लिए कितना कारगर साबित होता है। क्या भाजपा फिर रिपीट कर पाती है? अब मेघालय, मणिपुर, इन सब राज्यों में मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड, इन सब में क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है। कुछ पार्टी, इन पार्टियों के साथ भाजपा का भी गठबंधन है। सवाल सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन राज्यों में, जो 9 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे, उसका असर 2024 के आम चुनाव पर क्या पड़ेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्यों इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है? तो पहले देख लेते हैं कि इन राज्यों में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो इसमें इन 9 राज्यों में लोकसभा की कुल 116 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास, देखने वाली बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इनमें से 90 सीटें। अब सबसे बड़ी चिंता तो भारतीय जनता पार्टी के पास यही होगी कि इन 90 सीटों को बढ़ाया कैसे जाए या इनको कायम कैसे रखा जाए। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 28 जीती, कर्नाटक की 28 में 25 में से 24 सीटें जीती, राजस्थान की, कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती, राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जीती, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें जीती। सिर्फ तेलंगाना में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, फिर भी 17 सीटों में से 4 भाजपा के ही पास है। त्रिपुरा की 2 की दोनों सीटें भाजपा ने जीती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इन 90 सीटों में कुछ बढ़ोतरी कर पाएगी? क्या इन 90 सीटों को बरकरार रख पाएगी या इन 90 सीटों में से उसकी कुछ सीटें कम होने वाली हैं? आज जिस तरह से विपक्ष केंद्र की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजग की सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रीय गठबंधन खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, उसका सीधा सीधा असर, यदि ये गठबंधन खड़ा हो जाता है तो इसका सीधा सीधा असर 2023 के इन विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। यह तय है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि इन विधानसभा चुनाव में जीतकर वो यह संदेश देने का प्रयास करे कि 2024 में भी हम ही सत्ता में आ रहे हैं। सवाल बड़ा है और जवाब जनता के पास है। आज बस इतना ही। देश दुनिया के लिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।